Yes, chapter 17, straight lines continued. We are doing examples of 17.5, जिसमें सारी लाइंस जनरल फॉर्म में गिवन है. हमें लाइन से स्लोप पता करके क्वेश्चन करना होता है. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन टिल एग्जाम्पल 11. आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 2,3 हमें पता है. जानवी आप लॉक कर रहा है बेटा, खोल के आओ. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है एंड अपोजिट लाइन की इक्वेशंस भी हमें मालूम है. बीसी की इक्वेशन हमें पता है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स हमें पता है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू लाइंस. ए बी और ए सी की इक्वेशन पता कीजिए. इसका स्लोप एम एज्यूम कर लो. ए बी का स्लोप, लेट द स्लोप ऑफ ए बी बी एम. इक्विलेटरल के कारण एंगल ए बी सी इज 60 डिग्री और इस इक्वेशन का स्लोप, स्लोप ऑफ बी सी माइनस, याद है या भूल गए, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, है ना. अब आपको दोनों का स्लोप पता है, ए बी का भी पता है और बीसी का स्लोप भी पता है. तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला लगा दो. m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. थीटा भी पता है 60 डिग्री. इट इज √3. प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आता है जब भी मॉडुलस हटता है. अब जरा मैं प्रीवियस क्लास की थोड़े से कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल करा दूं. यस एवरीवन, प्लस माइनस के कारण एम के दो आंसर आएंगे. क्या कहा था मैंने प्रीवियस क्लास में कि वो दो आंसर ऑटोमेटिकली, दो स्लोप होंगे ऑटोमेटिकली. किसके होंगे? एक स्लोप ए बी का होगा. मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिक, मतलब आपको दोबारे इन दोनों के बीच में 60 डिग्री लेकर दोबारे एंगल बिटवीन द टू लाइंस दोबारा नहीं करना है. इसी में आपके दोनों स्लोप्स आ गए, एक ए बी, बट हमें ये नहीं पता कौन सा ए बी का होगा. तो जब मैं इक्वेशन बनाऊंगी तो मैं क्या लिखूंगी? द इक्वेशंस ऑफ अदर टू लाइंस आर. ये नहीं कहूंगी इक्वेशन ऑफ ए बी यही है ना. क्योंकि हमने यदि मैं इसको एक्चुअल डायग्राम बना लूं, यस, मान लीजिए एक स्लोप रजत पॉजिटिव आया, एक स्लोप नेगेटिव आया, और मैं इसका एक्चुअल डायग्राम बना लूं और ये पता कर लूं कि ये जो ए बी है ये एक्स एक्सिस से एक्यूट बना रही है ऑब्ट्यूज. यदि ए बी एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज बना रही तो नेगेटिव वाला स्लोप मैं कह दूंगी पक्का ए बी का है. बट मुझे क्या पता ए बी और ए सी में से कौन. आप ये मत कहना कि इसको बढ़ा दो मैम ये एक्स एक्सिस है ये ऑब्ट्यूज है, बी सी एक्स एक्सिस है कोई. तो जब मैं इसकी एक्चुअल प्लॉटिंग करके यदि मैं ट्रायंगल बनाती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि कौन सा स्लोप कौन सी लाइन का है. तो इसलिए राइटर आपको ये नहीं कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी. राइटर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू लाइंस. गॉट इट. नाउ गो बैक टू योर वर्क. अब आप अपने आप करिए. एक बार इसको √3 ले लीजिए और एक बार इसको -√3 ले लीजिए. सावधानी से ब्रैकेट खोलिएगा, बहुत केयरफुली. एम वाले एक साइड कलेक्ट करना. एक एम तो जीरो ही आ गया, बच्चे ही आ गए. इसका मतलब इस ट्रायंगल में एक लाइन जरूर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी जरूर. तो इट इज नॉट द एक्चुअल डायग्राम. फिर वही बात बोलूंगी, इट इज नॉट द एक्चुअल डायग्राम. इजी इजी एम आए, टिपिकल टिपिकल एम भी आ सकते थे. इक्वेशन ऑफ अदर टू लाइंस आर. दोनों लाइन 2 3 से जा रही हैं. y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. जीरो से मल्टीप्लाई, एक आंसर ये. और इसमें हमें करना पड़ेगा इसको स्टैंडर्ड.
बस बॉक्स में हाईलाइट कर दो रिजल्ट। और ये हो गई अदर टू साइड्स की इक्वेशन। द इक्वेशन ऑफ अदर टू लाइंस की बजाय लिख दो द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स। और मुझे याद आ रहा है आपको 11 के 11 एग्जाम्पल इजी लगे थे। बस एक एग्जाम्पल था जिसमें एंगल बिटवीन द टू लाइंस के लिए हमने फॉर्मूला यूज ना करके एक्चुअल प्लॉटिंग यूज की थी। क्योंकि उसमें क्यों की थी एक्चुअल प्लॉटिंग यूज? क्योंकि उसमें एक स्लोप नॉट डिफाइंड आ रहा था और हम कैलकुलेशन में नॉट डिफाइंड कैसे यूज करते। आगे याद कौन सा था वो एग्जाम्पल? 11 ही था। तो उसमें एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाए थे। चलिए 12 के बाद 13 ट्राई कीजिएगा, पहले 12 कंप्लीट करो। बिल्कुल दी एंड तक पहुंच जाओ, फिर 13 में पहले अपना दिमाग लगाना। 13 इज अ नाइस वन, बढ़िया क्वेश्चन है। शो दैट या फाइंड द रेशो, रेशो हमें निकालनी है। समझ लीजिए क्वेश्चन में रेशो नहीं है। ए से बीसी के ऊपर लाइन, लाइन एरो बना दो बढ़ाकर एरो। बी के कोऑर्डिनेट्स 6,5, 2 के कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये एन बीसी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये पूछा है। तो टेंथ की तरह लेट एन डिवाइड्स बीसी इन द रेशो K/1। काश अब ये K पता चल जाए, हो गया काम। लेकिन K/1 मान के हुआ क्या? अभी क्या ही हुआ? बीसी का स्लोप निकाल के एन का नेगेटिव रेसिप्रोकल। फिर कैसे? उससे एन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। स्लोप के फॉर्मूले से कभी कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूला। स्लोप से कैसे आ जाएंगे एन के कोऑर्डिनेट्स? सेक्शन फॉर्मूला, बिल्कुल सही, वेरी गुड। यूजिंग, हमारा मेथड थोड़ा सा एमएल अग्रवाल से अलग जा रहा है, बट मैं आपकी अप्रोच से करूंगी और आप लोगों की अप्रोच भी बहुत फाइन है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला एन के कोऑर्डिनेट्स हो गए के इंटू उधर का एब्सिसा प्लस 1 इंटू इधर का एब्सिसा अपॉन कॉमा के इंटू उधर का ऑर्डिनेट। ये एन के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब स्लोप ऑफ ए एन, अच्छा वो ज्यादा ही देखो। ओके, अब पहले स्लोप ऑफ बीसी बताओ। स्लोप ऑफ बीसी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 p/2। अब क्या कह रहे हो आप? बीसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है, एन का स्लोप। फिर एन का स्लोप निकालू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, और उसे एन के स्लोप के इक्वल रख दूं। चलो हम इसी अप्रोच से कर रहे हैं। एमएल अग्रवाल की अप्रोच सुनो, सभी लोग सुनो एमएल अग्रवाल की अप्रोच। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा एन का स्लोप कितना हो गया जो आप कह रहे हो, पहले यही कर दो। एन इज, एमएल अग्रवाल की भी अप्रोच सुनने में तो कोई बुराई नहीं है। स्लोप ऑफ एन नेगेटिव रेसिप्रोकल, कारण बता दो। ठीक है, अब एमएल अग्रवाल ने क्या करा? एन की इक्वेशन लिख ली। कैसे? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। पॉइंट पता है और स्लोप पता है। उन्होंने एन की इक्वेशन बना ली, उसमें कहीं भी k नहीं आया, सिंपल सी इक्वेशन आ गई। फिर उन्होंने n को एन के अंदर सेटिस्फाई करा दिया। n लाइज ऑन एन। अब बच्चे कहते हैं मैम एन को बीसी को सेटिस्फाई करा दो। तो इक्वेशन ऑफ बीसी बना के जब तुम एन सेटिस्फाई कराओगे तो 0 = 0 आ जाएगा, के नहीं आ पाएगा। के लाने के लिए एन को किसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा?
ए एन को। या तुम्हारी अप्रोच भी बहुत अच्छी है, तुम लोगों ने क्या अप्रोच लगाई कि मैम ए एन का स्लोप तो पता ही चल चुका है, ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, एन के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो स्लोप ऑफ ए एन ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। y2, ये रहा y2, y2 माइनस y1 अपॉन ये रहा x2, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ये रहा ए एन का स्लोप। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ए एन का स्लोप बीसी से भी निकाल दिया, और ए एन का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी निकाल दिया, और दोनों स्लोप को इक्वेट कर दिया। एक अननोन जो के है वो आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं हम लोग। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो जरा दूर करो, डिस्कस करो कंफ्यूजन। और मैंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे आप लोगों ने सोचा, और सोच पा रहे हैं हम, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, एक ढूंढनी पड़ेगी। के 8/5 आना है, माइनस के प्लस 5 माइनस के माइनस 1 2 के प्लस 6 माइनस 4 के माइनस 4, 5 में से 1 गया 4, 2 के में से 4 के गया माइनस 2 के, 6 में से 4 गया 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया, 4 3 जा 12। कहाँ गलती की है? ये कोऑर्डिनेट माइनस के काट दिया, ओ माय गॉड। क्या चल रहा होगा दिमाग में? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये चल रहा होगा दिमाग में। -2 के, चलो चेंज करते हैं। -6 के प्लस 12, 6 के प्लस 4 के 10 के इज इक्वल टू 16, के इज इक्वल टू 2 8 जा 16, therefore required ratio is k ratio 1, that is 8/5। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया, बट सिंपल था। आप लोग बड़े आराम से पहुंच गए थे कंक्लूजन पे। बीसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल ए एन का स्लोप, एन के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से, फिर आपने ए एन का स्लोप भर दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और के आ गया। के आते ही रेशो आ गई। सो हैप्पी, वेरी गुड। एक्सरसाइज में बाकी लोग 14 ट्राई कीजिए। हाँ, तो इसमें हम क्या कहते हैं वो जो टेंशन है वो लगाते हैं एक्स अपॉन ए1, A1 एक्स अपॉन A2 इक्वल्स टू वाले जो इक्वेशन लगाते थे उससे प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर। चारों का स्लोप निकालो, दो का स्लोप इक्वल दिखा दो, दो का स्लोप इक्वल दिखा दो, इनमें से दो पैरेलल दो पैरेलल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। उल्टा शॉर्ट पड़ रहा है। चारों का स्लोप निकाल लो, m1 m2 m3 m4, फिर कहना m1 इज इक्वल टू m3, जो भी दो स्लोप इक्वल होंगे वो दो लाइन पैरेलल हो गई। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने का ये इजीएस्ट वे है, स्लोप से करना। 11th के क्वेश्चन 10th के मेथड से मत कर। 14 भी अच्छा है भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए। प्रीवियस क्लास के तो 11 के 11 बहुत अच्छे और इजी थे, बिल्कुल लेवल।
नाउ 13 भी गुड वन था, 14 भी गुड वन है। देखो 14 के बारे में एक बात बताती हूँ। 14 जैसा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बंदा देखो कैसे पजल होता है। सुनो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द पॉइंट। फ्रॉम, मैं लाइन को भी टेढ़ा बना रही हूं, क्यों बना रही हूं अभी बता रही हूं। अब जरा मुझे ये बताओ, यदि मैं अलोंग के आगे का क्वेश्चन काट दूं, सोचना, सोच के बोलना। अलोंग द लाइन 2x माइनस 5 मैंने कट कर दिया। क्वेश्चन केवल इतना है, फाइंड द डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालो। तो क्या करोगे आप लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट से लाइन की दूरी। आगे का क्वेश्चन मैंने काट दिया, अभी आगे एक फॉर्मूला आएगा। आप मुझे बोलो कि मैम जब कुछ नहीं दिया तो पॉइंट से लाइन की हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। पॉइंट और लाइन के बीच में तो बेटा बहुत सारी दूरियां होती है ना। तो यदि आपसे, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज यही है कि पॉइंट की लाइन से दूरी निकालो, तो जब भी एग्जामिनर कहे पॉइंट की लाइन से दूरी निकालो, तो आप कोई भी दूरी नहीं निकालेंगे, आप केवल और केवल परपेंडिकुलर दूरी निकालेंगे। ये कॉमन सेंस है। एग्जामिनर नहीं कहेगा कि पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर दूरी निकालो। यदि क्वेश्चन केवल इतना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, तो कॉमन सेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालनी है। बट ये क्वेश्चन चेंज है, आगे भी है, आगे भी है, अलोंग द लाइन, यानी आपको इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी तो निकालनी है, बट उस रास्ते जा जाके। किस रास्ते जा जाके? कैसे भी बना दो, ये रास्ता बना दो। इस पॉइंट की दूरी इस लाइन से निकालनी है इस रास्ते पे चलकर। इसका मतलब पी क्यू मांगा है, परपेंडिकुलर दूरी नहीं निकाल सकते आप। रास्ता दे दिया, किस रास्ते के अलोंग चलकर निकालना है, तो टेढ़ी दूरी मांगी है, परपेंडिकुलर दूरी नहीं मांगी। और मुझे कैसे पता चला कि ये और पता क्या चला, 1,2 इसे सेटिस्फाई कर रहा है और करेगा भी, क्योंकि उस पॉइंट से इस रास्ते पे चलना है, तो यानी पॉइंट तो उस रास्ते को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, एट एवरी कॉस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? यदि मैं अलोंग के आगे का क्वेश्चन काट दूं, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो अभी हम सीखेंगे 7.6 का, 17.6 का। अब इन्होंने रास्ता दे दिया, तो मुझे पी क्यू निकाल, कर ले पहले कर ले, मैं रब कर दूंगी, लिखते ही रब कर दूंगी। लिख ले, कैसे निकालूं पी क्यू? पहले क्यू पता कर लेते हैं, कैसे पता करूं क्यू? क्यू, क्यू पता करना बहुत इजी है, जल्दी को सॉल्व करके। कि मैम क्लास 10th में तो ये हमने बहुत किया, कभी हम ग्राफ बना के पता करते थे क्यू, कभी हम सब्स्टिट्यूशन से पता करते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कभी हम एलिमिनेशन से। तो ये आपने क्या पूछा 11th के बच्चे से, क्यू कैसे निकालना है, कि दोनों लाइनों को सॉल्व कर लो, और क्यू आते ही पी क्यू में क्या लगा देना, डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच की दूरी। और यदि ये क्वेश्चन है पॉइंट की लाइन से दूरी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमें लर्न करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लर्न करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है? चलो हो जाओ शुरू। सॉल्विंग, सॉल्विंग 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड, अब मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रही हूं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। आप बताओ मुझे x और y, और ये जो x और y की वैल्यू आएगी वो q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ऑनलाइन वालों को अच्छे से पूरा डिस्कशन समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. कैल्विन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसमें सब्स्टिट्यूशन आसान था। y को 2x यहाँ भर देते एकदम आ जाता है x। चलो कोई बात नहीं, बताओ x और y। बाय बाय, X minus 5.
18 -5/18। ओके, जरा गैलविन और आन्या के सब लोग क्रॉस वेरीफाई कर दो। यही है। ओके, तो ये आ गए क्यू के कोऑर्डिनेट्स। और अब पी क्यू तो कोई भी निकाल ले। पॉइंट की दूरी इस लाइन से इस रास्ते के अलोंग आ जाएगी। y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट द आंसर एंड मैच योर आंसर फ्रॉम द बुक। बढ़िया क्वेश्चन था, नाइस वन। 13 एंड 14 दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। कहाँ पे लगाऊं बेटा? मैंने किया 1 -5/18 और आप -5/18 -1 कर लो, वन एंड द सेम थिंग। कायदे में अब पी क्यू को मैं क्यूपी लिख सकती हूँ, है ना? वो तो सबको मालूम ही है। ओके, हेडिंग ही गलत लिख लिखा है। ये तो हम एग्जाम्पल 17.6 के कर रहे हैं शायद, देखना 6 के कर रहे हैं। इसका मतलब अब हमारे पास केवल और केवल एक एक्सरसाइज बची है, 7, है ना? और आप ये जीएसटी और यूटिलिटी बिल के टेस्ट के बाद स्ट्रेट लाइंस की प्रिपरेशन में लग जाना। 7 एक्सरसाइजेस तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेंदी, अच्छा खासा लेंदी चैप्टर है, 7 एक्सरसाइजेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ कॉन्कुरेंट लाइंस। कौन होती है बेटे कॉन्कुरेंट लाइंस? व्हाट आर कॉन्कुरेंट लाइंस? लिख लो। The three or more than three lines which pass through the same point are said to be concurrent lines. लिख लो। मुझे पता है सब लोगों को मालूम है कॉन्कुरेंट लाइंस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द लाइंस विच पास थ्रू द सेम पॉइंट। अब देखो सॉल्यूशन देखे बिना सोचते हैं। इसमें एक एक कोफिशिएंट मिसिंग है, पी। पी चाहिए और तीनों कॉन्कुरेंट है। क्या कह रहा है दिमाग? एक पॉइंट से पास हो रही है, वो तो डेफिनेशन है। तो कैसे? बेटा कुछ और सोच। दो दो को क्यों इक्वेट करना पड़ेगा? केवल फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके नहीं आ जाएगा जानवी। सेकंड क्यों नहीं यूज कर रही हूँ? पी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए कि मैम उन दो लाइनों को सॉल्व कीजिए ना जिनमें पी ना हो। इसमें क्या किया था? इन दोनों में कोई अननोन नहीं था, सॉल्व किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करूंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, तीसरी लाइन भी उसी से जाएगी। तो उस पॉइंट को तीसरी लाइन पे सेटिस्फाई करा दूंगी। अब क्या पी? नहीं था इजी कॉन्सेप्ट? बहुत इजी कॉन्सेप्ट, कॉन्करेंट लाइंस। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। आप लोग कीजिए सॉल्व। जिसे सब्स्टिट्यूशन पसंद है वो सब्स्टिट्यूशन से करो, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स बताओ। फिर मैं कहूंगी पॉइंट पी ऑल्सो लाइज ऑन थर्ड लाइन, तो मैं थर्ड लाइन पे पॉइंट पी सेटिस्फाई करा दूंगी।
क्योंकि कॉन्करेंसी के कारण तीसरी लाइन को उस पॉइंट से गुजरना ही पड़ेगा। एक्स और वाई का वेट कर रही हूं मैं, आप बताएंगे। 1 वाई ओके, y-1 x1 सेटिस्फाई करा दो। एमएल अग्रवाल ने मेथड यूज किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो आपके रिलेटेड था। आपके सिलेबस में केवल ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन था। एमएल अग्रवाल ने एक मेथड यूज किया है जो पहले कोविड से पहले सिलेबस में हुआ करता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए। 5, ओनली 5। ओके, क्या नोटिस कर रहे हो आप जब से इसके एग्जाम्पल शुरू हुए हैं कि यदि पहली 5 आती है तो हम सिक्स्थ एक्सरसाइज को पिछले कॉन्सेप्ट्स यूज करके बहुत इजीली कर पा रहे हैं। कुछ भी नया नहीं आया सिक्स्थ एक्सरसाइज में, कोई फॉर्मूला ही नहीं है, सब कुछ पहली 5 एक्सरसाइजेस का यूज हो रहा है। सिक्सटीन को 2 बार पढ़ो, मैं श्योर हूं आपको 16 भी आता है। इतनी श्योरिटी से कह रही हूं मैं, आपको 16 भी आता है। इन दोनों लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारे वाली लाइन पास होगी, तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तीसरी लाइन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते निकालते। अब ये जो लाइन मुझे निकालनी है वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। बताओ इसकी इक्वेशन के लिए मुझे क्या क्या पता है। जो लाइन मुझे निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है, जो लाइन मुझे निकालनी है वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो यानी मुझे लाइन के ऊपर पॉइंट पता है, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, जो इसका स्लोप है वही मेरी लाइन का स्लोप। तो मुझे अपनी लाइन के लिए क्या क्या पता चल गया, पॉइंट भी स्लोप भी। फिर पुराना कॉन्सेप्ट पॉइंट स्लोप का। तो इसीलिए बार बार कह रही हूँ इंटरेस्टिंग बना के करो, वाकई आसान है। फिर इसका मतलब हमें बेसिक्स आते हो तो एवरीथिंग कैन बी डन। यस, दोनों लाइंस पैरेलल हैं इसलिए हमारी लाइन का स्लोप भी इक्वल हो जाएगा, पैरेलल होने के कारण। अब आप मुझे बताएंगे एक्स और वाई। कोई एग्री कर रहा है जानवी के आंसर से? देयरफॉर equation of required line will be y minus y1 is equal to slope into x minus x1, make it standard। स्टैंडर्ड कह लो, जनरल कह लो, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, यहां आंसर नहीं छोड़ सकते।
18 एंड 19 मैक्सिमम स्कूल अपने एग्जाम्स में देते हैं। 18 एंड 19 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, जिन लोगों ने 17 कर लिया वो भी आगे बढ़ जाएं। मैं जरा पहले 17 को डिस्कस करूंगी। आप दोनों इसे छोड़कर 17 कीजिए मेरे साथ। हाँ, 17 में इन्होंने कहा है एक ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो एंड फिर इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाए। बार बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज हो रहा है भाई, बार बार। सॉल्विंग। तो जो लोग पहले से ही एग्जाम्पल 17 शुरू कर चुके हैं वो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताएंगे। -5 अपॉन। ओके। ओके। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिखा करो। अब रफ डायग्राम। रफ डायग्राम समझाने के लिए, क्योंकि इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है और वाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। इसमें तो मैंने स्लोप सेम यूज कर लिया, नॉट डिफाइंड यूज करूंगी। तो देखो जनरल नॉलेज, ये कहाँ होगा लगभग अंदाजा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, अंदाजा। कोई ये एक्चुअल प्लॉटिंग नहीं है, रफ डायग्राम है। अब इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन बता दो जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। बिल्कुल। इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर। पासिंग थ्रू दिस एंड parallel to y axis is x is equal to -5/22। फुल मार्क्स मिल गए, कोई नंबर नहीं काट रहा। और यदि पैरेलल टू x एक्सिस होती तो y इज इक्वल टू 15/22। अरे वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है। वर्टिकल लाइन कैसे लिखते हो आप? x इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लिखते हो? y एक्सिस पे जहां काटती है लाइन। वर्टिकल लाइन में x इज इक्वल टू आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में y इज इक्वल टू आता है। सबसे पहला टॉपिक जब हमने वेरियस फॉर्म्स पढ़ी थी तो ये इतना ही आसान था, इतना ही इजी था 17। और रफ डायग्राम एग्जाम में भी बना दिया, कोई बुराई नहीं है। टीचर ये रफ डायग्राम के मार्क्स नहीं काटेंगे कि आपने एक्चुअल प्लॉटिंग क्यों नहीं की। सब लोग दिसंबर टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स ले आओ, एनुअल के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि ये तो दिसंबर टेस्ट अच्छे कर दिया, अब एनुअल में तैयारी की जरूरत ही नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ हम एनुअल में भी बहुत अच्छे ला सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का पैर, फुट, इसके कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। 19 में पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर इमेज मांगी है। इमेज, पॉइंट से जितनी दूर फुट होगा फुट से उतनी दूर ही इमेज होगी। इमेज 10th केमिस्ट्री वो तो पढ़ी रखी है हमने, फिजिक्स वगैरह। यदि ये मिरर है, मिरर के जितनी ऊपर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतनी नीचे। और यदि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो क्या इमेज यहाँ होगी? परपेंडिकुलरली डाउन होगी। तो इमेज के लिए 90 यूज करूंगी एंड एन विल बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो यानी 19, एग्जाम्पल 19 हमें अपने आप समझ आ जाएगा यदि हमें 18 आ गया। सोचना कहां से लाऊं एन, कैसे निकालूं एन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस लाइन का स्लोप देन। अच्छा, इसकी टीएन की क्वेश्चन बना लेंगे। इक्वेट नहीं, सॉल्व बोलते हैं।
हम क्या कर रहे हैं 3-4 एग्जाम्पल से, दो इक्वेशन को सॉल्व कर करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। एन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। पीएन, और मान लो मैं पीएन को आगे बढ़ा दूं या ना भी बढ़ाऊं, एन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द लाइंस। बिल्कुल ऐसे ही कर दो मुझसे पहले, कर डालो मुझसे पहले। और 19 में पहले 18 करना होगा। जरा स्लोप का फॉर्मूला सुनाओगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, बिकॉज पीएन इज परपेंडिकुलर टू, इस लाइन का कुछ नाम लिख लो भैया, बार बार लाइन लिखनी पड़ रही है। बिकॉज पीएन इज परपेंडिकुलर टू आर एस, इसलिए स्लोप विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल, कारण बता के। Therefore, equation of Pn will be y minus y1 is equal to Pn का slope into x minus x1. Standard 3y, 3 3 जा 9, 4x plus 3y minus 5. अब मैं इस क्लाउड के अंदर इक्वेशन और इस क्लाउड के अंदर इक्वेशन को यदि सॉल्व कर लूंगी, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही एन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या मजेदार और आसान क्वेश्चन है भाई। आप ये देखो कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स खुद ही बता रहे हो मुझे क्या करना है, तो क्या ही इससे अच्छी बात हो सकती है। ए पीएन की इक्वेशन बनाई, आरएस की इक्वेशन पहले से पता है, पीएन और आरएस को सॉल्व कर दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एन आ जाएगा। लाउड बोलना। minus 41, 49, माइ minus 49 upon 25. इतनी कॉम्प्लिकेटेड? वेटिंग फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसी वैल्यूज आए तो मन में शक हो जाता है कि हम सही हैं क्या, और वैल्यू ऐसी आई 2,3, 3,5, तो लगता है नहीं हम सही है। टाइम लग रहा है एक्स निकालने में, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं भाई। जो सबसे पहले एक्स फाइंड कर दे मुझे बता दे। We are left with 5 minutes and we have to do the most important example of the chapter. Example 19, most expected question for the exams. चाहे आपका स्कूल इसको दिसंबर टेस्ट में दे दे या एनुअल एग्जाम में दे दे, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इतना टाइम ले लिया है किसने? बात है।
68/25। अब मेरी सब लोगों को ये एडवाइस है, जिसको एक्स और वाई निकालने में टाइम लग रहा है, लीव द स्पेस। क्योंकि केवल एक एग्जाम्पल हम कल के लिए क्यों छोड़ें? कल एक्सरसाइज के डाउट्स होंगे प्लस न्यू एक्सरसाइज करेंगे, तो हम एक एग्जाम्पल के लिए अकेले नहीं छोड़ रहे हैं। और एग्जाम्पल 19 जैसा पक्का एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इन्होंने कहा इसको मिरर लेकर 3,8 का 3,8 का इमेज ढूंढो। इमेज जितनी ऊपर पी होगा, इसका मतलब क्या मैं आर को मिड पॉइंट ले सकती हूँ? यस और नो? आर को मिड पॉइंट ले सकती हूँ? अच्छा, अब मैं स्टूडेंट्स, ये सेम क्वेश्चन 12th कोर में है, वहां लाइन 3D में है, 3 डायमेंशनल में है, ये लाइन 2D में है। तो उनके साथ भी यही कॉन्सेप्ट मैंने क्या करा, आज ही किया ये क्वेश्चन 12th में, मैंने ये लाइन बढ़ा दी। कुछ बच्चे तो आर को यहाँ पे डॉट लगा के 12th में इस पॉइंट के और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे और उसे कहा था मिरर मानो। तो कुछ लोग आर को इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेता है। आर किसका मिड पॉइंट होगा? पी क्यू का। ये तो लाइन है, इट कैन बी एक्सटेंडेड। इनका मिड पॉइंट कैसे हो सकता है यार? तो इमेज के लिए दो, मतलब वो एग्जामिनर नहीं बताएगा इसे 90 और मिड पॉइंट यूज करो, ये आप अपनी वो यूज करेंगे। पी आर विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी आर इज इक्वल टू आर क्यू। ये आपकी किसकी नॉलेज है? ये क्लास 10th साइंस की नॉलेज है। मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज की नॉलेज है। प्लेन मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं, प्लेन मिरर की नॉलेज है। अब एग्जाम्पल 18 कहां तक कर दूं इसमें? एग्जाम्पल 18 कहां तक हो जाएगा इसमें? पूरा एग्जाम्पल 18 होगा। उससे कौन आ जाएगा? नाम वही ले लेते हैं जो इसमें लिया था, नाम वही ले लो जो इसमें लिया था। पी एन इज इक्वल टू एन क्यू। तो एन तक तो बिल्कुल एग्जाम्पल 18 पूरा करना है। और जब एग्जाम्पल 18 की तरह एन आ जाएगा, उसके बाद करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला 3+h/2 कॉमा 8+k/2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखूंगी? एन के कोऑर्डिनेट्स, और फिर कंपेयर करके एच और के आ गया। मतलब आगे इमेज का 1 मार्क, यदि क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो एन तक के 3 मार्क्स और इमेज का वो केवल 1 ही मार्क रखेंगे, क्योंकि मेन काम तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन निकालने का है। एन को क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हो जाओ शुरू। इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्स और वाई नहीं आएगा, तो आप बहुत फास्टली कर सकते हो। अरे पहले तो पीएन की इक्वेशन तो बना लूं। पूरा एग्जाम्पल 8, स्लोप ऑफ ए बी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। क्योंकि पी एन ए बी के परपेंडिकुलर है, इसलिए स्लोप ऑफ पी एन नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसलिए इक्वेशन ऑफ पी एन y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 माइनस 9 प्लस 8। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। आप लोग मेरी तरह रफ काम नहीं करेंगे कि मैंने वही डायग्राम में ही उसे इक्वेशन 1 मान लिया। सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ n एंड काम खत्म। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला। 4 नंबर फ्री फंड के, इतना इजी कॉन्सेप्ट। जो लोग भी इंटरेस्ट से बेसिक के साथ कर रहे हैं, उन्हें वाकई लग रहा होगा कि मैम वाकई हम स्ट्रेट लाइन में फुल आउटपुट ला सकते हैं। और इतना लंबा चैप्टर तुम्हारे तो हाफ ईयरली में आ गया था। कैसे होता हाफ ईयरली से पहले? कब से चल रहा है स्ट्रेट लाइन, है ना? बट अब जो स्ट्रेट लाइन एनुअल में आएगा उसमें फुल लाना। यस गैलविन। 1 1,2 कंपेयर किया, 2 1 जा 2 माइनस 3 और k मिला, 2 2 जा 4 माइनस 8। तो देयरफॉर इमेज
क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1, -4। और ऐसा क्वेश्चन पक्का एक्सरसाइज में डेफिनेटली होगा। तो 19 के 19 एग्जाम्पल हमने कोई नहीं छोड़ा। ईच एंड एवरीवन वी हैव डन ऑन द बोर्ड, एंड आई होप बहुत कम डाउट्स आएंगे एक्सरसाइज में। बट प्लीज होमवर्क डेली का डेली करें। कर लो आराम से। जिनका हो गया वो जा सकते हैं, जो लोग कर रहे हैं कंप्लीट इट।